नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सहराथिया और आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल साइंस के पिछले वर्षों के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इन भाग नंबर 1 के अंदर बच्चों जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर एसएससी और आपका रेलवे और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वे क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का पहला उप प्रधानमंत्री पूछा है बच्चों। देखो, वैसे हमारे संविधान के अंदर अगर आज आप अपने संविधान देखोगे तो हमारे संविधान के अंदर उप प्रधानमंत्री का कोई भी पद नहीं है। तो संविधान के अंदर उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री का पद जरूर है बच्चों। यहाँ पे प्रधानमंत्री का पद भारतीय संविधान के अंदर है और भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 75 के अंदर प्रधानमंत्री का उल्लेख है। ठीक है, उप प्रधानमंत्री का नहीं है। उप प्रधानमंत्री फिर भी भारत के अंदर बनाए गए थे सबसे पहले, और सबसे पहले उप प्रधानमंत्री भारत के अंदर बनाए गए थे बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन है, तो फिर भी अनुसार बच्चों क्या आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के सबसे पहले गृह मंत्री भी थे। ठीक है, उसके बाद में बच्चों आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ये भी पता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि लौह पुरुष कौन है, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, इसका कारण ये है कि जो हमारे भारत के अंदर पहले जो रियासतें हुआ करती थी, 552 रियासतें हुआ करती थी, तो 552 रियासतें को इकट्ठा करने का काम, उनको मिलाने का जो काम था वो किसने संभाला था, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाला था, इसीलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारे पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद में स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी, तो आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे आपकी श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, ये हमारे पास में यूपी के बच्चों। ठीक है, यूपी जो है, यूपी राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की क्या बनी थी, ये राज्यपाल बनी थी। पहली महिला राज्यपाल का दर्जा इसको प्राप्त है सरोजिनी नायडू को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ था बच्चों, ये आंसर आता हमारे पास में 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, देखो संविधान अंगीकृत कब किया गया था, तो अंगीकृत कब पूछा जाए तो उस केस में आंसर आता है बच्चों आपका 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था बच्चों, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था बच्चों। एक अंगीकृत पूछा जाए उस केस में अलग आंसर आता है 26 नवंबर 1949। अगर संविधान लागू पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950। अंगीकृत का मतलब क्या है बच्चों, अंगीकृत का मतलब यहाँ पे है कि अंग के रूप में मानना, और अंग के रूप में मान लिया था। हमारे संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, बट इस दिन लागू नहीं किया गया था। इस दिन सिर्फ संविधान के 15 आर्टिकल 15 अनुच्छेद लागू किए थे, बट पूरा संविधान कब लागू किया था, पूरा संविधान किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। इससे 2 दिन पहले बच्चों आपका 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा भंग हो गई थी, वो आपकी अंतिम बैठक हुई थी उस दिन संविधान सभा की 24 जनवरी को। और उसके 2 दिन बाद में क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को पूरा का पूरा संविधान भारत के अंदर लागू हो गया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, यहाँ पे है 4th क्वेश्चन, और 4th क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है, तो प्रश्न का आंसर आता है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 3, संविधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है बच्चों, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा की संज्ञा कहा गया है। ठीक है, क्यों कहा गया है, देखो बच्चों पहली बात तो आपको ये पता है डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, संविधान का निर्माता का दर्जा इन्हें प्राप्त है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हृदय क्यों कहा गया है, उसके पीछे रीज़न ये है बच्चों, ये जो अधिकार है हमारे पहले जो टोटल फंडामेंटल राइट्स बच्चों हमारे पास में 6 है, टोटल 6 है। ठीक है, पहले 7 हुआ करते थे, अब 7 नहीं है,
ठीक है। अब 7 नहीं है, पहले कितने थे? 7 थे, अब 6 हो गए हमारे पास में। तो छठे नंबर का अधिकार है बच्चों ये हमारे पास में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इससे पहले जो 5 अधिकार बचते हैं उन 5 अधिकारों की जो देखरेख करता है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार करता है। अब देखरेख कैसे करेगा बच्चों? ये देखरेख करता है इस अधिकार के अंदर, इस अधिकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर 5 तरह की रिट जारी होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये 5 प्रकार की जो रिट है, ये 5 प्रकार की रिट क्या करती है? हमारे पहले 5 अधिकारों को सुरक्षित रखती है। ठीक है, तो ये सुरक्षित रखती है, तो इसलिए इस हमारे पास में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को क्या कहा गया है? हृदय और आत्मा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन बच्चों 5वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? और संविधान सभा का जो अध्यक्ष है बच्चों वो कहा गया है यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और ये जो अध्यक्ष थे ये आपके स्थायी अध्यक्ष थे बच्चों, स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए स्थायी कौन थे, तो स्थायी का दर्जा आता हमारे पास में किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो यहाँ पे फ़र्क है बच्चों। अगर स्थायी तो बात ये आती है, अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी कौन आते हैं, तो अस्थायी फिर आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं आते, अस्थायी आते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारे पास में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति बनाया गया था, और सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही है। ये लगातार आपके 12 सालों तक आपके राष्ट्रपति रहे भारत के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपनाया कब गया? देखो बच्चों अपनाया पूछा यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा कि लागू कब किया गया है। लागू पूछा जाए तो मैंने आपको बताया 26 जनवरी 1950 से। अपनाया का मतलब अंगीकृत बच्चों, और अंगीकृत का उल्लेख भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अंदर लिखा गया है। और प्रस्तावना के अंदर जो डेट है वो डेट कौन सी मेंशन बच्चों? आपकी ऑप्शन नंबर 3 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वह हमारे पास में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। कैसे चुनाव किया गया था? अनुसार आता बच्चों संविधान सभा द्वारा। ठीक है, संविधान सभा द्वारा चुनाव हुआ था, इसका चुनाव हुआ था, इनका निर्वाचन मंडल द्वारा नहीं हुआ था। चुनाव का मतलब यहाँ पर जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अभी बताया मैंने। तो संविधान सभा ने इन्होंने मिलकर क्या कर दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत का क्या बना दिया? राष्ट्रपति बना दिया। वैसे राष्ट्रपति के चुनाव एमएलए और जो हमारे पास में एमपी है, पूरे भारत के निर्वाचित एमपी और निर्वाचित एमएलए जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। बट यहाँ पे जो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनका जो पहले बार जो बने थे ये एमएलए और एमपी द्वारा नहीं बने, ये संविधान सभा द्वारा बने थे। ठीक है, तो आज हमारे पास में राष्ट्रपति संविधान सभा द्वारा नहीं बनता, आज उसके इलेक्शन होते हैं एमपी और एमएलए द्वारा। क्लियर है? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन आपका 4, और 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में आएगा बच्चों। ठीक है, तो कलकत्ता अधिवेशन के अंदर गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान के अंदर बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ये भी है, आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय गान कितने टाइम का होता है? 52 सेकंड इसकी अवधि होती है। और राष्ट्रीय गान के निर्माता कौन थे? आपको यही पता है, डॉक्टर आपके निर्माता यहाँ पे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? प्रश्न का आंसर आएगा बच्चों जीवी मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर को क्या कहा गया है? लोकसभा का पहला अध्यक्ष का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 10 है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में वापस करना चाहिए? तो प्रश्न का आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे 14 दिन। तो 14 दिन के अंदर धन विधेयक वापस होता है। तो पहले बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि धन विधेयक ये होता क्या है, ये धन विधेयक क्या होता है। तो धन विधेयक क्या होता है बच्चों? धन से रिलेटेड है ये। अगर कोई भी धन हमें निकालना हो कहीं पे खर्च करने के लिए भारत की संचित निधि में के अंदर से, अगर कोई भी धन निकालना हो तो धन निकालने के लिए बिल आता है, उस बिल का नाम क्या? बेसिकली धन विधेयक है। ठीक है, और ये धन विधेयक क्या सबसे पहले लोकसभा के अंदर पास होता है, और सबसे पहले लोकसभा के अंदर पास होने के बाद में ये राज्यसभा के अंदर जाता है। ठीक है, राज्यसभा पास करे चाहे ना करे, ठीक है, वो पास ही माना जाता है, और उस राज्यसभा को 14 दिन के अंदर वापस करना होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे इसका टाइम पीरियड पूछ रखा था, और टाइम पीरियड आंसर क्या आएगा बच्चों? 14 दिन आएगा। ठीक है, उसके बाद में
आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति बच्चों ये एक फाइनेंस कमेटी है, ठीक है, फाइनेंस कमेटी। तो फाइनेंस कमेटी है आपकी संसद की एक स्थायी कमेटी होती है, ये फाइनेंस कमेटी है। और यहाँ पे इसके सदस्य नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोकसभा के अंदर से सदस्य आते हैं बच्चों, लोकसभा से। और लोकसभा के अंदर से सदस्य आएंगे, और लोकसभा के अंदर से कितने, लोकसभा के अंदर से 30 सदस्य आते हैं बच्चों यहाँ पे। तो 30 सदस्य सारे के सारे लोकसभा से आते हैं, राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं आता इस समिति के अंदर। और ये आपकी सबसे बड़ी समिति है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो प्रश्न का आंसर आता है प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है, ठीक है। प्राक्कलन का मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ आपको। प्राक्कलन मतलब आंकलन करना, एस्टिमेट लगाना कि भाई कोई भी हमने काम करना है, जैसे हमें मेट्रो बनानी है, मेट्रो लाइन हमने बिछानी है यहाँ से लेकर वहाँ तक, कोई भी एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक। तो उस मेट्रो को बिछाने के, ये मेट्रो बिछाने के लिए यहाँ पे कितना खर्चा लगेगा, मान लेते हैं 500 करोड़ लगेगा, ठीक है। तो 500 करोड़ जो खर्चा लगेगा यहाँ पे, तो 500 करोड़ खर्चा ठीक है, कम है या ज़्यादा है, उसका आंकलन कौन करता है? आंकलन करने के लिए कमेटी बिठाई जाती है, उसका नाम क्या है? प्राक्कलन समिति होता है, ठीक है। उसके सदस्यों का कार्यकाल बच्चों 1 वर्ष का होता है, ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल यहाँ पे 1 वर्ष का होता है। 1 साल बाद दोबारा फिर क्या, दोबारा से ये समिति बिठाई जाती है। उसके बाद में तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछ रखा है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है बच्चों? 6 वर्ष का होता है। और मैं आपको बताऊं पूरे संविधान के अंदर जो 6 वर्ष का कार्यकाल है, एक तो राज्यसभा का है, और राज्यसभा के अलावा आता है हमारे पास में एक राज्य के अंदर विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद हर राज्य के अंदर नहीं होती, कुछ राज्यों के अंदर विधान परिषद है। तो विधान परिषद जहाँ पे भी है बच्चों, वहाँ के जो सदस्य होंगे उन सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो 6 वर्ष का कार्यकाल बच्चों ज़्यादा जगह नहीं है संविधान के अंदर, कुछ लिमिटेड जगह के ऊपर ही है, ठीक है। उसके बाद में जैसे मैं आपको पूछूं राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और लोग आपके यहाँ पे पंचायती राज के अंदर सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपके मेंबर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ज़्यादातर जो कार्यकाल है ना बच्चों 5 वर्ष का है, 6 वर्ष कुछ जगह के ऊपर है, बस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे 1 वर्ष का कार्यकाल भी संविधान के अंदर, और 1 वर्ष का कार्यकाल कहाँ पे है? समितियों का है। यहाँ पे ये हमारे पास में समिति है, इन सभी का कार्यकाल कितना का? 1 वर्ष का होता है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे कि संसद में शामिल होते हैं। संसद किससे बनती है बच्चों? संसद बनती है एक तो राष्ट्रपति से, एक बनती है लोकसभा से, और एक बनती है राज्यसभा से। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनती है? संसद का निर्माण होता है बच्चों, ठीक है। संसद के लिए हमारे पास में जो आर्टिकल है 79 है, 79 के अंदर संसद की स्थापना का उल्लेख है, ठीक है। उसके बाद में 81 और 80 सॉरी पहले 80 लो, और 80 के अंदर आता है हमारे पास में यहाँ पे राज्यसभा, और उसके बाद में 81 और 81 के अंदर आता है हमारे पास में लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का उल्लेख। और राष्ट्रपति के आता है हमारे पास में आर्टिकल नंबर 52 से लेकर हमारे पास में जो 62 तक है, वो सारे के सारे राष्ट्रपति के हैं, सीक्वेंस में ही सारे के सारे, ठीक है, आपके 52 से लेकर 62 तक, ठीक है। तो आपके आर्टिकल थोड़े से याद होने चाहिए। तो यह है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों फर्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 है यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं। प्रश्न का आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। स्पीकर मतलब बच्चों लोकसभा का अध्यक्ष का पद का नाम स्पीकर, और जो स्पीकर होता है वो आपका निर्णय लेता है कि कोई भी विधेयक, कोई भी बिल धन विधेयक है नहीं, धन वाला बिल है नहीं, ठीक है। मतलब क्या बच्चों को वो पता कैसे करेगी, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी बिल आएगा तो वो धन है नहीं, पता कैसे करती है लोकसभा अध्यक्ष? वो तब पता करते हैं बच्चों उसके अंदर धन का उल्लेख होना चाहिए। मतलब कोई भी टैक्स, अगर कोई भी टैक्स हमारे पास में लगाना है या हमारे पास में कोई भी टैक्स घटाना है, ठीक है, तो टैक्स का उल्लेख होता है तो वो धन विधेयक के अंदर आता है। या फिर कोई भी पैसा हमने भारत की संचित निधि के अंदर से निकालना है तो उसके लिए भी कौन सा बिल आता है? धन विधेयक आता है। अगर ये चीज़ें उसके अंदर है तो फिर हमारे पास वो बिल क्या होगा? धन विधेयक होगा, ठीक है। और उसका उल्लेख यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष करता है इसका निर्णय, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद का मतलब क्या होता है बच्चों? पहले तो आप ये क्लियर हो कि मंत्रिपरिषद होता क्या है। मंत्रिपरिषद के अंदर बच्चों एक तो प्रधानमंत्री आ गया, ठीक है, प्रधानमंत्री आ गया, प्लस में उसके अलावा जितने भी मंत्री है, कैबिनेट जितने भी मंत्री है, कैबिनेट मंत्री आते हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री आ गए। और उसके बाद में प्लस में बच्चों कैबिनेट मंत्री के बाद में जितने भी हमारे पास उप मंत्री है, उप मंत्री के बाद में जितने भी हमारे पास में
राज्य मंत्री है, ठीक है, राज्य मंत्री। तो इन सभी को मिलाकर क्या बनता है हमारे पास, मंत्री परिषद बनता है। और इनके अंदर सबसे बड़ा कौन होता है हमारे पास में, प्रधानमंत्री होता है। इसलिए प्रश्न का आंसर क्या आएगा बच्चों, प्रधानमंत्री। तो मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। आपका ऑप्शन आएगा इसका ए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए। प्रश्न का आंसर आता है बच्चों 6 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता हो कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। तो अविश्वास प्रस्ताव बच्चों ये बेसिकली विपक्ष की पार्टी वाले लेके आते हैं सरकार को गिराने के लिए। मतलब सरकार को अपना बहुमत साबित करना होता है। बहुमत मतलब सरकार बनने के लिए 273 सीटें की जरूरत होती है कम से कम। तो वे चेक करते हैं कि 273 सीटें सरकार के पास में अभी है या नहीं, कम तो नहीं होगी। तो ये सीटें चेक करने का एक जरिया होता है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। अगर सीटें वो हमारे पास में सरकार अगर साबित नहीं कर पाती 273 सीटें, तो सरकार को फिर अपना त्याग पत्र देना होता है। इलेक्शन फिर क्या होंगे, दोबारा से होंगे, ठीक है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव ये होता है बच्चों। और ये 6 महीने के बाद में आता है, एक बार आने के बाद में। आप ऐसा नहीं कि आज लिया है कल को फिर लिया है, ऐसा नहीं हो सकता। तो 6 महीने बाद में आता है। ये 6 महीने कहाँ से आया बच्चों, ये 6 महीने आता है भाई, आपको पता है एक साल के अंदर 3 सत्र होते हैं, 3 सेशन होते हैं। और आपका सबसे पहला सेशन बजट, फिर मानसून, फिर शीत सेशन आता है। तो 2 सेशन के बीच का जो गैप होता है बच्चों, वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होता। तो ये टर्म कहाँ से उठाई गई है, वहीं से उठाई गई है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है आपका विपक्ष दल का नेता होता है, अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है, ठीक है। लोकसभा समिति होती क्या बच्चों, पहले आपको ये क्लियर हो। लोक लेखा को इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है। और ये लोक लेखा समिति क्या करती है, ये होती है कि जो भी सरकार खर्चा कर रही है वो खर्चा ठीक जगह कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, उसकी जांच करती है, ठीक है। और वो जांच कौन करेगी, फिर लोक लेखा समिति करेगी। तो फिर आप समझ गए हो कि विपक्ष का क्यों ही रखा गया भाई। अगर सरकार की पार्टी को ही रख दिया तो फिर सरकार वाले सरकार की पार्टी का रख दिया कोई कैंडिडेट, तो फिर वो तो सरकार की साइड में जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष का होता है, ताकि जाँच पड़ताल अच्छे तरीके से हो, ठीक है। इसका मेन मकसद ये होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा बच्चों ए ऑप्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 है, संसदीय प्रकार की वह सरकार में वह बराबर वालों में पहला है, ठीक है। वह कौन होता है, प्रश्न का आंसर आएगा बच्चों प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को दर्जा होता है कि वह बराबर वालों में पहला होता है, ठीक है। डायरेक्टली आप इसको याद कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आयोजित अपेक्षित गणपूर्ति क्या है बच्चों। गणपूर्ति मतलब जिसको हम कोरम बोल देते हैं, गणपूर्ति बोल दो या कोरम बोल दो, ये एक ही बात है, एक ही चीज़ होती है, अलग अलग नहीं होती। और प्रश्न का आंसर आएगा 1/10। 1/10 को कोरम कहा गया है। 1/10 का मतलब, ये कोरम का मतलब क्या है यहाँ पे 1/10 का, कि लोकसभा के अंदर बच्चों आपको पता है लोकसभा के अंदर हमारे पास 545 सीटें होती है, 545 MP और 545 सांसद होते हैं, ठीक है। इसके अंदर से 1/10, इसका 1/10 निकालोगे तो हमारे पास में आएगा यहाँ पे 44.5, ठीक है। मतलब आपका लगभग कितना, 44.5 मतलब आधा व्यक्ति तो लोगे नहीं, मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास में 55 हो जाएगा, ठीक है। तो 55 मतलब 1/10 हो गया। तो 1/10 मतलब इतने सदस्य कम से कम लोकसभा के अंदर होने चाहिए। अगर इतने सदस्य लोकसभा के अंदर नहीं हैं तो लोकसभा के अंदर काम नहीं होगा, लोकसभा स्थगित हो जाएगी, अगले दिन फिर काम होगा, ठीक है। उसका मतलब होता है गणपूर्ति कोरम, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है बच्चों बेसिकली काम करने की, भी इतने सदस्य कम से कम होने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। देखो बच्चों, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है मैं आपको अभी बता चुका हूँ। तो अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले का आप कहाँ पे आता है, आपका लोकसभा के अंदर। सबसे पहले नहीं मतलब आता ही लोकसभा के अंदर है, राज्यसभा के अंदर इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि सरकार जो बनती है ना वो लोकसभा के अंदर बनती है। और सरकार गिराई भी कहाँ पर जाएगी, लोकसभा के अंदर ही गिराई जाएगी। तो प्रश्न का आंसर आएगा अविश्वास प्रस्ताव। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, ज्वाइंट सेशन। और ज्वाइंट सेशन का जो उल्लेख है ना बच्चों, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 108 के अंदर उल्लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका ज्वाइंट सीटिंग, संयुक्त अधिवेशन, ये कौन बुलाता है, ये बुलाता है राष्ट्रपति है। अब क्यों बुलाता है, ज्वाइंट सीटिंग का मतलब क्या होता है भाई, लोकसभा के सदस्य को, ठीक है, ये लोकसभा के सदस्य को और राज्यसभा के सदस्यों को इकट्ठा बिठाना, ठीक है, इनको इकट्ठा बिठाएंगे। और जब इकट्ठा बिठाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सीटिंग बोलते हैं। तो ये राष्ट्रपति बिठाता है बच्चों इकट्ठा। और ये क्यों बिठाता है,
जैसे कोई भी बिल अगर पास नहीं होता, ठीक है, किसी बिल के ऊपर विवाद है, तो उस विवाद को निपटाने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है, फिर संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है। और ये संयुक्त अधिवेशन क्या होती है, संसद के अंदर कहाँ पे बैठती है ये संयुक्त अधिवेशन? संसद के अंदर बच्चों एक आप सेंट्रल हॉल होता है, सेंट्रल हॉल के अंदर आपकी संयुक्त अधिवेशन बिठाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए आपकी, ठीक है, 25 वर्ष सभी को पता है। ये हमारे पास में क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष। क्यों? देखो, प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वैसे प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, बट राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 नहीं होती, 30 होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास में इससे पहले अभी नरेंद्र मोदी से पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, बट फिर भी वो प्रधानमंत्री बन गए थे। तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है बच्चों, बिल्कुल हो सकता है भाई, राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, बट प्रधानमंत्री मतलब जो उसको शपथ दिलाई जाती है वो लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो एज होएगी वो एज 25 वर्ष मतलब लोकसभा के अकॉर्डिंग होएगी, ना कि राज्यसभा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्रश्न का आंसर आएगा 25 वर्ष। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? प्रश्न का आंसर आएगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता, इनकी करता है राष्ट्रपति, सेकंड की भी करता है, थर्ड की भी करता है, फोर्थ की नहीं करता। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति से नहीं होती, लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। लोकसभा के सदस्य ही आपस में मिलजुल कर क्या करेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है। उसके बाद में भारत में निम्न में से किस पर हमारे पास में अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती? प्रश्न का आंसर आएगा आपका प्राकृतिक संकट। प्राकृतिक संकट, कोई भी प्राकृतिक आपदा, कोई भी नेचुरल आपदा अगर आती है तो उसके लिए बजट लाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगर कोई भी पैसा चाहिए तो बजट लाने की जरूरत नहीं होती, और बिना बजट अगर हम उसको खर्चे को हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न का आंसर क्या आएगा बच्चों? प्राकृतिक आपदा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास में, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों, और इस क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पे प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के अंदर राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्राक्कलन समिति के अंदर 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 सदस्य कहाँ से होते हैं? 30 के 30 सदस्य आपके लोकसभा के अंदर से आते हैं, ठीक है, लोकसभा के अंदर से आते हैं, राज्यसभा के अंदर से सदस्य नहीं होता। ये सबसे बड़ी स्थायी समिति होती है। आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी स्थायी समिति कौन सी है, तो सबसे बड़ी स्थायी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति होती है, सबसे बड़ी होती है ये, ठीक है। सबसे बड़ी आपकी स्थायी समिति कौन सी? आपकी कौन सी? प्राक्कलन समिति। उसके बाद में निम्न में से कौन सा विधायी नियंत्रण में नहीं आता? बच्चों, प्रश्न का आंसर आता है बजट सत्र। आपको बजट सत्र क्या होता है? बजट सत्र आपके एक्चुअली 3 सत्र होते हैं, तो 3 सत्र के अंदर सबसे पहला बजट होता है, पहला जो सत्र होता है वो होता है बजट सत्र। और बजट सत्र सबसे बड़ा सत्र होता है, ये फरवरी में शुरू होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है, 4 महीने तक चलता है, ठीक है। और सबसे छोटा होता है शीत सत्र होता है, ये नवंबर दिसंबर में आता है बस, ठीक है, थोड़े दिन तक चलता है, नवंबर के लास्ट में शुरू होता है, दिसंबर के शुरुआत में खत्म हो जाता है। उसके बाद में पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था बच्चों 1951 के अंदर हुआ था, ठीक है, पहला फाइनेंस कमीशन। ये फाइनेंस कमीशन होता क्या है? ये टैक्स की दरों अगर आपकी इसके बहुत सारे काम होते हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम बता रहा हूँ मैं, सबसे बड़ा काम, जैसे कोई भी टैक्स की दर कम करनी है, जैसे जीएसटी है, जीएसटी के अंदर भी इसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा, इसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा, तो टैक्स की जो दरें कम करनी होती है, ज़्यादा करनी होती है, वो कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन करता है, ठीक है। इसके सबसे पहला गठन 1951 के अंदर हुआ था, और उस समय इसके जो चेयरमैन थे, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे, तो फिर प्रश्न का आंसर आता है बच्चों के.सी. नियोगी, ठीक है, के.सी. नियोगी, ठीक है, के.सी. नियोगी इसका आंसर आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? प्रश्न का आंसर आएगा बच्चों संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायी, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि सरकार की प्रमुख विशेषता ये होती है कि मंत्रिपरिषद मतलब सरकार के अंदर से मंत्रिपरिषद बनता है, आपको क्लियर है, ठीक है। मंत्री सरकार के अंदर से ही बनते हैं, तो वो आपके संसद के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए, ठीक है, संसद के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए, एक सरकार की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 29, भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाए गए थे, ठीक है। ये प्रारूप समिति बोलता है, ड्राफ्टिंग कमेटी बोलता है, एक बात है, ये इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में बोलते प्रारूप
प्रारूप समिति, ठीक है। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी आपके प्रारूप समिति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। और इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज शुरू किया गया था? प्रश्न का आंसर आएगा 1946। 1946 के अंदर संविधान सभा की नींव रखी गई थी और उसी समय उसका काम शुरू हो गया था। उसके बाद 31 क्वेश्चन है बच्चों। 31 क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है एकात्मक सरकार क्या होती है? एकात्मक सरकार का मतलब होता है बच्चों जिसके अंदर सिर्फ एक ही सरकार हो, कि स्टेट मतलब राज्य को भी वही चलाएगी और आपकी पूरे मतलब सेंटर को भी वही चलाएगी, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ एक ही सरकार होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एकात्मक सरकार बोलते हैं। तो प्रश्न का आंसर आएगा केंद्रीय सरकार। सिर्फ केंद्र सरकार होती है जो राज्यों को चलाएगी और आपकी सेंटर को भी चलाएगी। भारत के अंदर एकात्मक सरकार नहीं है बच्चों, भारत के अंदर संघीय सरकार है। मतलब भारत के राज्य के अंदर अलग सरकार होगी, केंद्र के अंदर अलग सरकार होगी, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं? संघीय सरकार बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न का आंसर क्या आएगा बच्चों? केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत के अंदर बच्चों प्रश्न का आंसर आएगा प्रतिनिधियों का। इसका मतलब होता है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब आपको क्लियर है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों द्वारा सरकार चुनी हुई, ठीक है। तो लोग सरकार चुनते हैं, उसे लोगों का तंत्र है, लोगों का शासन है, ठीक है। तो लोगों का शासन है, बट भारत के अंदर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है बच्चों। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि लोग सरकार तो बनाएंगे बट जो कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा? लोग नहीं करेंगे, वो सरकार कंट्रोल करेगी, उसे बोलते हैं आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे हमारे पास में एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर है, वहाँ पे सरकार लोग तो बनाते हैं बट कंट्रोल सरकार नहीं करती, लोग खुद ही कंट्रोल करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। तो भारत के अंदर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है प्रतिनिधियों का, ठीक है, इसे बोल लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र का स्थापना करने वाला सबसे पहला देश है? प्रश्न का आंसर आएगा बच्चों अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना की थी, ठीक है। आधुनिक लोकतंत्र की सबसे पहले स्थापना करी थी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन, और 34 क्वेश्चन है हमारे पास में, भारत को एक गणराज्य किस लिए माना जाता है? भारत को गणराज्य इसलिए माना जाता है बच्चों, देखो यहाँ पे लिख रखा है, फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका, क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। देखो बच्चों, गणराज्य का मतलब ये होता है, गणराज्य की डेफिनेशन यही होती है कि मतलब उस देश का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो एक निर्वाचित व्यक्ति होना चाहिए। मतलब जैसे हमारा भारत का सबसे बड़ा जो व्यक्ति है वो पद कौन सा है? जो अध्यक्ष है भारत का, कौन है सबसे बड़ा अध्यक्ष? कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति है, उसका चुनाव होता है। चुनाव वोट हम नहीं डालते, पूरे भारत के एमएलए और पूरे भारत के एमपी जाते हैं, बट चुनाव तो होता है। तो अगर उसको चुनाव होता है तो वो देश एक गणराज्य होगा, इसलिए इसके डेफिनेशन प्रश्न का आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए आंसर होगा। उसके बाद 35, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? प्रश्न का आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे एक राज्यों का संघ। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 1 है, अनुच्छेद नंबर जो 1 है बच्चों, अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया गया है ये कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा, ठीक है। राज्यों का संघ होगा, तो यहाँ पर राज्यों का संघ का जिक्र किया गया है, ठीक है। भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 1 के अंदर इसका जिक्र किया है। और संघ का मतलब क्या होता है बच्चों? संघ का मतलब ये होता है यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे हमारा भारत संघ है कि कोई भी राज्य भारत के अंदर आ तो सकता है बट वो अपनी मर्जी से जा नहीं सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं। इंग्लिश में उसको हम क्या बोल लेंगे? यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 की प्रस्तावना के अंदर किसका उल्लेख नहीं है? यहाँ पे हमें ये बताना है। प्रस्तावना बच्चों जिसको हम बोलते हैं प्रीएम्बल, और आपको पता प्रीएम्बल प्रस्तावना पढ़ी होगी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। यह प्रस्तावना पढ़ोगे उसके अंदर यहाँ पे मत अधिकार का उल्लेख नहीं है बच्चों, और सभी का उल्लेख यहाँ पे है, ठीक है। तो प्रस्तावना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको थोड़ा पढ़ लेना। प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, आपका पॉलिटिकल साइंस का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37, और क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर यहाँ पे पूछ रखा है भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? और यहाँ पे प्रश्न का आंसर आएगा बच्चों हम लोग और अर्थात जनता, क्योंकि प्रस्तावना के अंदर ये चीज़ मेंशन है बच्चों। आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो वहाँ पे लिख रखा है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग तो वहीं से उठा रखा है कि यहाँ पे राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसके पास में होगा? लोगों के पास में ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे 4, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी। सर्वसत्ताधारी का मतलब क्या होता है बच्चों? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब ऐसा देश जो अपने सारे फैसले खुद लेता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब सर्वसत्ताधारी बोलते हैं।
या फिर समाजवादी का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा देश जिस देश का उत्पादन जो उस सरकार के हाथों में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, समाजवादी बोलते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। लोकतंत्र का मतलब आपको पता है, लोग यहाँ पर लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं। गणराज्य का मतलब आपको क्लियर हो गया कि उस देश का सबसे बड़ा व्यक्ति क्या होगा, निर्वाचित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 4। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां बच्चों, प्रश्न का आंसर आएगा 12। पहले बच्चों यहाँ पे 8 हुआ करती थी और अब कितनी हो गई है, 12 हो गई है टोटल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से उठाए गए, किस देश से उठाए गए। प्रश्न का आंसर आएगा बच्चों आयरलैंड देश से उठाए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं ना। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत बच्चों क्या होते हैं, ये एक राज्य के होते हैं, मतलब राज्य सरकार क्या काम करवा रही है, क्या काम नहीं करवा रही है। अगर वो करवाना चाहे तो करवा सकती है, अगर ना करवाना चाहे तो नहीं करवा सकती। आप उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर अपील नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, उसमें क्या बोलते हैं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं भी सरकार ने डी ग्रुप की वैकेंसी निकाल दी, ठीक है, और सरकार ने डी ग्रुप की वैकेंसी तो निकालती बट एग्जाम नहीं ले रही, तो एग्जाम नहीं ले रही तो वो सरकार की मर्जी है, ले चाहे ना ले, ठीक है, अगली सरकार ले, ठीक है, तो आप उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। ये आपके राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर आते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने कहाँ से लिया बच्चों, आयरलैंड से लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना कहाँ से ली है। संघीय व्यवस्था में आपको बता चुका हूँ क्या होती है। संघीय व्यवस्था मतलब हमारा भारत एक संघ है, संघीय व्यवस्था है भारत के अंदर, मतलब स्टेट और राज्य, स्टेट और भारत आपका सेंटर के अंदर अलग अलग सरकार होगी, उसमें क्या बोलते हैं, संघीय व्यवस्था। ये कॉन्सेप्ट हमने कनाडा के अंदर से लिया था। ठीक है, यूएसए नहीं आएगा, यूएसए के अंदर एकात्मक सरकार है, एकात्मक प्रणाली है। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार लिए मैंने यूएसए के अंदर से बच्चों, यूएसए के अंदर से कॉन्सेप्ट लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स भारत के अंदर पहले 7 हुआ करते थे, अब 7 नहीं हैं, और अब कितने हमारे पास में 6 हैं। ठीक है, उसके बाद में भारतीय संविधान की अनुसूची, आपकी 8वीं अनुसूची के अंदर ये पूछा टोटल कितनी भाषाएं थी, तो टोटल भाषाएं कितनी हमारे पास में अभी 22 भाषाएं हो गई हैं। पहले हमारे पास में 15 हुआ करती थी, अब 15 नहीं है, अब कितनी हो गई है, 22 हो गई है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष का एक जो शब्द है वो कब जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 42वें संशोधन के अंदर। ठीक है, 42वें संशोधन मतलब 42वें नंबर का सुधार आपका 1976 के अंदर हुआ था। ठीक है, 1976 ऑप्शन याद करना इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये संविधान सबसे बड़ा, आपका संविधान के अंदर सबसे बड़ा जो संशोधन है वो 42वां संशोधन है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट आता है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा प्राप्त है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लघु संविधान का दर्जा प्राप्त है 42वें संशोधन के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे सुधार हुए थे। ठीक है, संवैधानिक आपका राजसी का अर्थ क्या है, संवैधानिक राजसी का मतलब होता है बच्चों संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राज्य के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46, और क्वेश्चन नंबर 46 का यहाँ पे पूछ रहे हैं कि नागरिकता जो है, नागरिकता सिटीजनशिप वो कितने तरीक़ों से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, वैसे तरीके 5 होते हैं बच्चों प्राप्त करने के, 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, और उन 5 के अंदर से यहाँ पे 3 मेंशन है। एक तो जन्म, पंजीकरण, और हमारे पास में वंश परंपरा या फिर अनुवांशिक बोलते हैं की बात है। अनुरोध नहीं है बच्चों, अनुरोध नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे उस हिसाब से ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास में, सेकंड बनेगा, फर्स्ट और सेकंड और आपका थर्ड। ठीक है, वैसे 5 ऑप्शन है, 5 के अंदर से 3 गिवन है, तो 3 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा हमारे पास में, ये आपके सेकंड ऑप्शन बनेगा। ठीक है, वैसे नागरिकता देता कौन है बच्चों, नागरिकता देने का जो काम है वो गृह मंत्रालय का है। ठीक, गृह मंत्रालय देता है भारत के अंदर नागरिकता। ठीक है, उसके बाद में, और जैसे मैं आपको पूछूं कि ख़त्म कितने तरीके से होती है, तो ख़त्म करने के तरीके हमारे पास में कितने, 3, लेने के तरीके कितने हैं, 5, ख़त्म के तरीके कितने बच्चों, 3 है। ठीक है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होता, कब नहीं होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएगा अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से दूसरे देश के अंदर चला जाए तो भारत की नागरिकता फिर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो दूसरे देश के अंदर मतलब काम करने के तरीके से नहीं, परमानेंट ही चला गया। ठीक है, तो परमानेंट चला गया स्वेच्छा से, ठीक है, तो उसकी नागरिकता भारत के अंदर से फिर खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन 48, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम कौन सा है। सक्षम निर्धारित का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे शर्तें निर्धारित का मतलब है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन से तरीके हैं, उसके अंदर 5 होने चाहिए, 4 होने चाहिए,
ठीक है, क्या कौन कौन सी शर्तें होती है, कम करनी है शर्तें, ज़्यादा करनी है, तो उसका अधिकार किसके पास में होता है, संसद के पास में होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा संसद, क्योंकि भारत के अंदर जो कानून बनाता है, भारत के अंदर कानून कौन बच्चों, संसद ही बनाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 49 कि हम ये पूछ रखे कि लिखित जो संविधान है ये हमने कहाँ से लिया है, ठीक है, इसका प्रारूप कहाँ से लिया है, प्राप्त कहाँ से किया है। आंसर आएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएसए। तो अमेरिका का जो संविधान है बच्चों, सबसे पहला लिखित संविधान था पूरे विश्व के अंदर, और ये कॉन्सेप्ट हमने वहीं से लिया था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों प्रशासन करते हैं। प्रश्न का आंसर आएगा बच्चों अल्प तंत्र। अल्प तंत्र का मतलब क्या होता है, अल्प का मतलब होता है बच्चों थोड़ा, ठीक है। तो मतलब अल्प तंत्र मतलब जहाँ पे थोड़े ही लोग, थोड़े से लोग पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, उसे हम कहाँ बोलते हैं, वहाँ पर कौन सा तंत्र है, अल्प तंत्र है। भारत के अंदर अल्प तंत्र नहीं है बच्चों, ठीक है, अभी भारत के अंदर अल्प तंत्र नहीं आया। ये देश या विश्व के अंदर ये कुछ एक दो देशों के अंदर है, भारत के अंदर अल्प तंत्र नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये आपको 50 के 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो, ठीक है। उसके बाद हम पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे, और पार्ट नंबर 2 के अंदर फिर आपके 50-60 क्वेश्चन फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू बच्चों।